अस्सलाम वालेकुम। इस वीक का जो लेक्चर है डेट इज ऑन स्ट्रक्चर्स। इस वीडियो में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि स्ट्रक्चर्स के लिए मोटिवेशन क्या है, उनको डिफाइन करने का पर्पस, उनका यूजेज किस जगह पे है। हमने जब एरेज को पढ़ा तो व्हाट आर द एरेज। एरेज हमने ये पढ़ा था कि एरेज आर द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम डाटा टाइप। लेकिन स्ट्रक्चर्स क्या है? Structures are the collection of different data type variables. Collection of variables of different data type. So इसको arrays को हम कहते हैं these are homogeneous data structures, और structures को कहते हैं these are heterogeneous. स्ट्रक्चर्स का सिंटेक्स क्या होगा, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एरे तो आपको पता है कि एरे भी आपने बनानी हो, लेट्स से इंटीजर डेटा टाइप की, तो आप एक की दफ़ा डेटा टाइप बता देते हैं, उस एरे का नेम और जितने आपको वेरिएबल चाहिए, लेट्स से 20 चाहिए, तो आप एरे के लिए 20 वेरिएबल सेम डाटा टाइप के बना लिए। लेकिन स्ट्रक्चर चूंकि डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स की कलेक्शन है, तो डाटा टाइप एक दफ़ा नहीं बताएंगे, हम मल्टीपल टाइम्स बताएंगे। तो उसके लिए जो सिंटेक्स है डेट इज स्ट्रक्ट, सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रक्ट STRUCT। इसमें एस स्मॉल है, बल्कि जितने भी लेटर्स हैं वो स्मॉल है, और कोई आपने इसको नेम दे देना है। लेट्स से एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की आप कोई आईडी रखना चाह रहे हैं, इंट आईडी। इसके अलावा पॉसिबल ये है कि आपने उसका नेम रखना हो, उसके मार्क्स, उसका ग्रेड। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्ट बन गया जिसकी टाइप है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक डाटा टाइप पे बन गए, जैसे हमने पहले इनम में देखा था या टाइप डेफ में देखा था कि हम एक नई डाटा टाइप बना लेते हैं, उसका वेरिएबल बना सकते हैं। सो अब यहाँ पे आके हम इंट मेन में आ जाते हैं। इसकी यूजेज देखते हैं। लेट से आपने एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट S1, और इसको कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी है। जैसे आपने एरे को कोई वैल्यू असाइन करनी हो तो एरे का इंडेक्स एक्सेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे S1 डॉट id इज इक्वल टू 56, S1 डॉट नेम इज इक्वल टू अली, S1 डॉट मार्क्स इज इक्वल टू लेट्स से 90, S1 डॉट ग्रेड इज इक्वल टू A। तो ये हमारे पास इसके जो जितने भी वेरिएबल्स हैं, लेट्स से स्टूडेंट S1 के अंदर जितने भी डाटा टाइप के वेरिएबल्स हैं उनको उस हिसाब से हमने एक्सेस किए। अगर नेम अली है तो वो स्ट्रिंग टाइप का है, उसे स्ट्रिंग के हिसाब से वैल्यू असाइन की गई है। अगर इंटीजर है तो इंटीजर के हिसाब से वैल्यू असाइन की गई है। हम इसके मल्टीपल वेरिएबल्स भी बना सकते हैं। हो सकता था यहाँ पे मैं सेमीकोलन ना लगाता और यहाँ पे कोमा S2, जिस तरह से इंटीजर के दो वेरिएबल एक साथ बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू अलग से असाइन होनी थी। S2 डॉट id इज इक्वल टू 57, S2 डॉट नेम इज इक्वल टू अहमद, S2 डॉट marks is equal to 60 and S2 dot grade
इक्वल टू लेट्स से सी। जो कोड हमने मेन में लिखा था उसको मजीद एक्सटेंड करते हैं, जहाँ पे हमने स्टूडेंट की एक डाटा टाइप बना ली थी और स्टूडेंट के दो वेरिएबल डिफाइन किए थे, s1, s2, और स्टूडेंट की जो भी वैल्यूज हैं s1 डॉट id is equal to 56 and so on, and s2 dot id is equal to 57, ये वैल्यू असाइनमेंट हमने कर दी थी। अगर डेटा प्रिंट करवाना हो लेट से स्टूडेंट के अंदर, तो s1 से प्रिंट नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट इनवैलिड है। अगर आपने स्टूडेंट का डेटा प्रिंट करवाना है तो s1 डॉट नेम, इस तरह से उसका नेम आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो एक साथ लेट से आप चाहते हैं कि s1 लिखें और स्टूडेंट का डाटा प्रिंट हो जाए, क्योंकि वो एक वेरिएबल नहीं है, उसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, हर वेरिएबल को अलग अलग सी आउट करवाना पड़ेगा, अलग अलग वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर आपने s1 में इनपुट भी लेनी है तो सीन s1 नहीं लिख सकते, ये स्टेटमेंट इनवैलिड है। अगर आपने स्टूडेंट s1 में इनपुट लेनी है तो सीन करेंगे सबसे पहले s1 डॉट id, सीन s1 डॉट नेम, सीन s1 डॉट हमारे पास मार्क्स थे, एंड सीन s1 डॉट ग्रेड। पॉसिबल ये है कि ग्रेड आप इफ एल्स लगा के इसको कैलकुलेट करें, लेकिन अगर आपने इनपुट ले दी है हर वेरिएबल में सेपरेट इनपुट लेनी पड़ेगी, s1 की इनपुट डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगी। ऐसे ही s2 में आपने इनपुट लेनी हो तो s2 डॉट id, ऐसे आप इनपुट ले लें। और इसके अलावा जो इसमें मेन चीज है वो ये है कि क्या ये अगर स्टूडेंट एक डाटा टाइप है, इसका वेरिएबल बनाया जा सकता है, तो हमें मल्टीपल स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए हो तो क्या उसकी एरेज बना सकते हैं? तो यस, वो भी हम उसकी एरेज भी बना सकते हैं। तो उसके लिए जो मेथड है उसको डिस्क्राइब करने से पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास पैरेलल एरेज का कंसेप्ट था, हम उसमें क्या करते थे। हम ये कहते थे कि हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हम उनका कोई साइज डिफाइन किया, एंड स्टूडेंट साइज इज इक्वल टू 20 स्टूडेंट्स का डाटा हमें चाहिए, इंटीजर आईडी, और उसमें एस साइज की एरे बना ली जिसमें आईडीज आएंगी, देन स्ट्रिंग टाइप की एरे बनाई जिसमें नेम आ जाएगा, एस साइज, और इसके बाद मार्क्स है हमारे पास, इंट मार्क्स, उसके बाद कैरेक्टर टाइप की एरे है दैट हैव ग्रेड, और वो हम कह देते हैं कि यहाँ पे ग्रेड्स आ जाएंगे। दिस आर द पैरेलल एरेज जिसमें 20 स्टूडेंट्स का डाटा मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास स्टूडेंट टाइप की स्ट्रक्चर है, स्टूडेंट और उसकी हम एरे बना लेते हैं और यहाँ पे 20 लिख देते हैं, इसके अंदर ये 4 टाइप के वेरिएबल पड़े हुए हैं, ये 4 डिफरेंट डाटा टाइप के वेरिएबल सिर्फ स्टूडेंट के अंदर पड़े हुए हैं। तो अब ये जो हमने एरे बनाई है स्टूडेंट टाइप की, वो यही काम करेगी। एक्चुअली आपके पास 4 एरेज आ गई हैं, लेकिन उसको आप यूज कैसे करेंगे? लेट से आपने 20 स्टूडेंट्स का डाटा एज ए इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने का क्या तरीकेकार होगा? उसमें वैसे ही जैसे एरे के ऊपर आप फॉर लूप लगाते हैं, इंट i इज इक्वल टू 0, i is less than 20, i plus plus, scene of i dot id। सो ये नोटिस करेंगे यहाँ पे मैंने डॉट नोटेशन यूज किया, ये जो एक वेरिएबल है
इसकी टाइप है स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट का वेरिएबल s1 है, उसका डाटा आपने एक्सेस करना है तो डॉट id से एक्सेस करेंगे। सीन ari डॉट नेम ari डॉट मार्क्स और ग्रेड हो सकता है आप इफ एल्स या सिलेक्शन की स्टेटमेंट से कैलकुलेट करें। इस तरह से आप 20 स्टूडेंट्स का डाटा एरेज की शक्ल में इनपुट ले सकते हैं। इसका बेनिफिट, जो ज्यादा बेनिफिट आपको होगा, जो आपने पैरेलल एरेज से जान छुड़वाई, उसका बेनिफिट आपको फंक्शन में पैरामीटर पासिंग और एरे रिटर्न करवाने में होगा। स्ट्रक्चर से हमारा काम काफी आसान हो जाता है। लेट्स से एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमने एक प्रॉब्लम मॉडल करनी है। प्रॉब्लम मॉडल करने से बाद ये है कि उसका कोड हमने लिखना है। प्रॉब्लम ये है कि हमें स्टूडेंट्स का डाटा मैनेज करना है। हर स्टूडेंट के मैक्सिमम 5 कोर्सेज हैं जिसमें वो एनरोल हो सकता है। हर कोर्स के अंदर जो हमारे पास डाटा है वो कोर्स का नेम है या कोर्स का कोड है और उसके क्रेडिट आवर्स हैं जिसमें वो एनरोल हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक स्टूडेंट है जिसका हमें स्ट्रक्ट चाहिए, एक कोर्स है जिसको स्टूडेंट एनरोल कर सकता है। सो ये दो स्ट्रक्ट हमें चाहिए होंगे। सिंटैक्स हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपने स्ट्रक्ट लिखना है, फिर जो डाटा टाइप आपने डिफाइन करनी है वो बता देनी है, एंड पे सेमीकोलन आएगा। इस तरह से कोर्स, उसका भी हम स्ट्रक्ट बना लेते हैं। कोर्स कोड ले लेते हैं, स्ट्रिंग कोड, स्ट्रिंग नेम एंड इंटीजर क्रेडिट। सो इसमें डिपेंड करता है कि हमें इंफॉर्मेशन कितनी चाहिए होगी, हम उतनी इंफॉर्मेशन कोर्स में ऐड कर सकते हैं। अब एक स्टूडेंट की आईडी होगी, हो सकता है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसे भी हम स्ट्रिंग ले लेते हैं। उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका नेम हो सकता है। इसके अलावा उसके कोर्सेज हो सकते हैं, जो हमने कहा था मैक्सिमम 5 कोर्सेज हो सकते हैं। तो कोर्स टाइप की एरे हम बनाएंगे जिसका नाम हम कोर्सेज रख देंगे। ये एक एरे है जिसमें 5 कोर्सेज आ सकते हैं। सो अब जो चेंज हमने देखी वो ये है कि एक स्ट्रक्चर हमने बनानी है स्टूडेंट, उसके अंदर एक दूसरी स्ट्रक्चर का यूज हमने देखा कि क्या ऐसा भी हो सकता है, यस ऐसा हो सकता है। आप किसी और टाइप के स्ट्रक्चर, क्योंकि ये भी तो डाटा टाइप है, कोर्स एक डाटा टाइप बन गई जैसे एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है। तो इसके लिए आपको करना ही होगा कि जब आप कोड लिखेंगे तो कोड मेन से पहले लिखते हैं। हमेशा स्ट्रक्चर आपने डिफाइन करनी है, मेन से पहले डिफाइन करनी है। और उसको डिफाइन करने से पहले, क्योंकि कोर्स आपने स्टूडेंट में यूज करनी है, तो पहले सबसे पहले जो कोड आएगा वो कोर्स स्ट्रक्ट का होगा, उसके बाद स्टूडेंट का होगा, और देन तीसरे नंबर पे आप इंट मेन का कोड लिखेंगे। ये तो हमने डिफाइन कर लिया कि स्टूडेंट के अंदर कोर्सेज हैं और लेट से हमने 10 स्टूडेंट का डाटा मैनेज करना है, तो मेन के अंदर इनकी एरेज कैसे बनेगी। लास्ट स्लाइड में हमने कोर्स का स्ट्रक्ट डिफाइन किया था। यहाँ पे इसकी डिटेल्स मैं नहीं लिखूंगा, जस्ट सीक्वेंस बताने के लिए सिंटैक्स ऐड कर दूंगा। यहाँ पे इसके वेरिएबल्स आ जाएंगे, स्टूडेंट, सेकंड नंबर पे हम स्टूडेंट का स्ट्रक्ट डिफाइन करेंगे और थर्ड नंबर पे मेन का कोड लिखेंगे। सो आपको जो एरे चाहिए, या आपने 10 स्टूडेंट्स का डाटा मैनेज करना है, तो आप स्टूडेंट डाटा टाइप की एरे बना लेंगे which has 10 variables of type student। हर स्टूडेंट के अंदर 5 कोर्सेस मौजूद हैं।
चूंकि आप इसे मेन्यू बेस भी बना सकते हैं कि किसी स्टूडेंट का कोई कोर्स आपने ऐड करना है तो किस बेस पे ऐड करेंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट आपने इनपुट लेनी हो उसके तमाम कोर्सेज की तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। 10 स्टूडेंट है हमारे पास, I++, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर इनपुट लेंगे, सीन array of I डॉट रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका नेम इनपुट लेंगे, उसके तमाम कोर्सेज में आपने इनपुट लेनी हो। तो ऑब्वियसली 5 कोर्सेज हैं, तो 5 कोर्सेज के लिए अगेन हम एक लूप लगा सकते हैं, I is less than 5, J is less than 5, J++। हम यहाँ पे उसके जस्ट कोर्स कोड की इनपुट ले लेते हैं ताकि हमारा कोड जो है वो शॉर्ट रहे। सीन array of I, array of I एक स्टूडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर हमने एक एरे बनाई थी, कोर्सेज की एरे बनाई थी, डॉट कोर्सेज, और कोर्सेज के jth इंडेक्स पे हमने इनपुट लेनी है कोर्स कोड की। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ कि हमारे पास स्टूडेंट का एक वेरिएबल था, स्टूडेंट S1 के अंदर कोर्सेज की एरे थी। उसकी एरे को एक्सेस करने का तरीका ये है कि आप कोई ना कोई इंडेक्स यूज करेंगे और डॉट करके उसके आगे वेरिएबल एक्सेस किए जाएंगे, उसके आगे वेरिएबल है कोड। अगर ये S1 भी एक एरे का मेंबर हो तो यहाँ पे एरे ऑफ I हमने लिखा कि दिस इज द स्टूडेंट डॉट कोर्सेज ऑफ J, चूंकि J हम चेंज कर रहे हैं 0 से लेके 4 तक, I चेंज हो रहा है 0 से 9 तक, डॉट कोड। सो एक एरे के अंदर या एक वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रक्ट टाइप का है उसके अंदर एक एरे हो सकती है, उसके अंदर भी एरे हो सकती है, उसके अंदर दोबारा से हो सकता है कोर्सेज के अंदर भी उसके प्री रेक्विजिट, एक कोर्स है उसके प्री रेक्विजिट 3-4 हो सकते हैं, तो उसकी एरे भी हम बना सकते हैं। सो इस तरह से अगर हम ये देखें कि किस तरह से चीजें एक दूसरे के अंदर नेस्ट होती जा रही हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली जब हमने किस प्रॉब्लम को मॉडल करता हो तो एक हाई लेवल पे भी उस प्रॉब्लम को हमें देखना चाहिए। सो अगर मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन करूं तो हम क्या करेंगे, कोर्स टाइप का एक्सट्रैक्ट हमने बनाया था जिसके जो डाटा मेंबर थे, इसे हम कहते हैं कि इसके डाटा मेंबर कोर्स कोड था, इसका डाटा मेंबर जिसकी टाइप कॉलन लगा के स्ट्रिंग है। ये जस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्चर, ताकि हमें नजर आ जाए कि एक्चुअल में कौन से डाटा मेंबर किस वेरिएबल के अंदर है, कौन से डाटा मेंबर किस वेरिएबल में है। कोर्स का नेम हो सकता है डेट इज स्ट्रिंग, हमारे पास स्टूडेंट है और स्टूडेंट में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है विच इज स्ट्रिंग, एंड वी हैव स्टूडेंट नेम विच इज आल्सो स्ट्रिंग। अब यहाँ पे भी नेम है, इधर भी कोर्स में भी नेम है, तो ये एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इस नेम का जो स्कोप है वो स्टूडेंट के अंदर और इसका स्कोप कोर्स में है, तो इसलिए सेम वेरिएबल नेम होने का मसला नहीं आएगा। इसके अलावा हमने यहाँ पे एरे बनाई थी कोर्सेज की, जैसे टाइप एरे ऑफ कोर्सेज 5 कोर्सेज। तो इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ताकि जब भी आप एक प्रॉब्लम इसको मॉडल करें जिसमें माइट बी स्टूडेंट और कोर्सेज के अलावा डाटा टीचर्स का भी हो सकता है, टीचर का स्ट्रक्ट भी आपको बनाना पड़े, हो सकता है कि मल्टीपल लैब्स हैं आपके डिपार्टमेंट में और उसकी एरे भी आपको बनानी पड़े। लाइब्रेरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बुक्स पड़ी हुई हैं, तो लाइब्रेरी
का स्ट्रक्ट आप बनाएं, उसके बाद उसके अंदर यूज करें बुक का स्ट्रक्ट बना के यहाँ पे उसकी एरे बना लें। तो लाइब्रेरी के अंदर मैक्सिमम 1000 बुक्स पड़ी हुई हैं। तो इस तरह से मल्टीपल स्ट्रक्ट्स बना के एक ही प्रॉब्लम में जब आप उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो दूसरे बंदे को समझना आसान हो जाता है कि एक हाई लेवल पे व्यू नजर आ जाता है, बजाय इसके कि आपके कोड में जाके देखा जाए कि एक स्ट्रक्ट है, उसके क्या क्या डाटा मेंबर है, तो एक ही स्क्रीन के ऊपर तमाम की तमाम स्ट्रक्ट्स हमें नजर आ जाएंगी। मेजर बेनिफिट जो हमें स्ट्रक्ट यूज करने का होगा डेट इज इन फंक्शंस, कि हमने देखा था कि हमारे पास पैरेलल एरेज के केस में फंक्शन की प्रोटोटाइप बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अगर हमें एक फंक्शन है उसे 5 एरेज यूज करनी है स्टूडेंट की, सो वी हैव 5 एरेज। एक हमने कहा था रजिस्ट्रेशन नंबर है, अभी इसको इंटीजर टाइप रख देते हैं और उसका साइज है 20। स्ट्रिंग नेम, उस एरे का साइज भी 20 होगा। स्ट्रिंग मार्क्स, यहाँ पे इंटीजर टाइप होगी, और कैरेक्टर ग्रेड। तो ये हमारे पास 4 एरेज हैं। अगर आपने एक फंक्शन बनाना हो जिसके थ्रू इन तमाम एरेज का डाटा प्रिंट करवाना, सो हम ये कहते हैं कि हमारे पास 20 स्टूडेंट्स का उनका डाटा आपने सी आउट करवाना है, तो एक फंक्शन होगा जिसके रिटर्न टाइप हो सकता है वाइड हो, प्रिंट, उसमें तमाम की तमाम एरेज आप पास करेंगे। इंट रजिस्ट्रेशन नंबर, स्ट्रिंग नेम, इंट मार्क्स 20, कैरेक्टर ग्रेड। उसके बाद एंड पे उसका साइज भी आपको पास करना पड़ेगा। सो इस केस में आपको 5 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हमारे पास स्टूडेंट के मजीद भी वेरिएबल होते, हो सकता है उसकी एज होती, उसकी एडमिशन की डेट होती, उसका कोई सेमेस्टर की इंफॉर्मेशन हो कि वो किस सेमेस्टर में है, तो ये तमाम की तमाम एरेज हो सकता है 10 एरेज हो, तो आपको यहाँ पे प्रिंट के अंदर पैरामीटर्स बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप यही काम स्ट्रक्ट से करते हैं तो आपके पास स्ट्रक्ट है स्टूडेंट, उसके अंदर 15 वेरिएबल हैं या 10 वेरिएबल हैं, जितने मर्जी आप वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करें, या किसी भी टाइम पे आपको मजीद वेरिएबल भी ऐड करने पड़ते हैं, तो आपका जो प्रिंट का फंक्शन होगा जो डिफाइन होगा डेट विल बी प्रिंट, और उसमें हम एरे भेज देंगे स्टूडेंट एरे, और उसका साइज भेज देंगे। हमेशा 2 पैरामीटर जाएंगे। अगर यहाँ पे 5 वेरिएबल्स हैं या 10 वेरिएबल भी हो जाते हैं, तो वेरिएबल्स को डबल करने से क्या यहाँ पे नंबर ऑफ एरेज डबल हो जाएंगी? नहीं। पैरेलल एरेज के केस में आपको अगर आपकी वेरिएबल्स चेंज होते हैं स्टूडेंट के, लेट्स से 5 की बजाय 10 एरेज हो जाती हैं, तो प्रिंट के फंक्शन में 10 एरेज आपको भेजनी पड़ेंगी। लेकिन स्ट्रक्ट के केस में जस्ट एक एरे जाएगी और उसका साइज जाएगा। उससे आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि किसी भी टाइम पे अगर कोई बंदा कहता है, कोई रिक्वायरमेंट आ गई है कि स्टूडेंट का एक और वेरिएबल आपने ऐड करना है, लेट्स से अब एज ऐड करनी है, पहले से एडिट नहीं थी, तो आपके तमाम के तमाम फंक्शन आपको चेंज करने पड़ेंगे, सबके अंदर पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रक्ट से काम करेंगे, स्ट्रक्ट को यूज़ करेंगे, तो आपका ये काम आसान हो जाएगा। आप किसी भी टाइम स्टूडेंट की स्ट्रक्ट के अंदर कोई भी वेरिएबल ऐड करें, लेट्स से आपको एक नया वेरिएबल ऐड करना है एज, तो यहाँ पे फंक्शन की प्रोटोटाइप में कोई चेंज नहीं आएगी। लास्ट वीक में हमने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट की थी और पॉइंटर्स के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया था। क्या यही काम हम स्टूडेंट की एरे जो हमने नई डाटा टाइप बनाई है उसके साथ कर सकते हैं? हाँ, तो हम कह सकते हैं।
हमारे पास एक स्ट्रक्ट है स्टूडेंट की, उसमें अभी दो वेरिएबल रख लेते हैं, स्ट्रिंग रजिस्ट्रेशन नंबर एंड स्ट्रिंग नेम। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सेमीकोलन है। ये मेन का कोड है जिसमें मुझे 10 स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए। तो मैं एरे ये साइज यूजर से इनपुट भी ले सकता हूँ और उसको भी डायरेक्ट वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट की अगर मुझे एरे बनानी है, स्टूडेंट स्टैटिक ए आर आर इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट साइज, तो इस तरह से डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हो सकती है। तो न्यू ऑपरेटर जैसे आप इंटीजर के साथ यूज करते हैं, किसी भी डाटा टाइप के साथ यूज करते हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपने इसके मेंबर्स एक्सेस करने हैं, जब यही एरे पॉइंटर से बनी हुई है, तो डॉट के बजाय थोड़ा सा नोटेशन चेंज होगा। इसके मेंबर्स आपने प्रिंट करवाने हैं। इसके लिए वैसे ही हम लूप लगाएंगे। फॉर लूप है हमारे पास, int I is equal to 0, I is less than size I plus plus। so जो हमने मेंबर्स प्रिंट करवाना है, सी आउट। तो यहाँ ए आ रहा है, इसके बेस एड्रेस फर्स्ट एलिमेंट जो है स्टूडेंट का उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो फर्स्ट एलिमेंट का डाटा जब आपने प्रिंट करवाना हो तो यहाँ पे एरो का साइन आएगा, पहले हाइफन देन ग्रेटर देन, तो ये एरो बन जाता है और इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर सी आउट हो जाएगा। अगर आपने नेम को सी आउट करवाना हो, ए आर नेम, सो पहले एलिमेंट का डाटा सी आउट करवाने के बाद आपको नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करना है। वो आप कैसे मूव करेंगे? उसके लिए ए आर आर इज इक्वल टू ए आर प्लस 1, तो ये नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर जाएगा। इस कोड में एक मसला है, वो मसला ये है कि जैसे ही आप पॉइंटर यहाँ पे एरे का पॉइंटर आगे मूव करते जाएंगे, 10 एलिमेंट्स हैं, पहला एलिमेंट स्टूडेंट 1 का यहाँ पे पड़ा है, स्टूडेंट 2 यहाँ पे, स्टूडेंट 3 यहाँ पे, स्टूडेंट 4 यहाँ पे। तो एरे का स्टार्ट आपको यहाँ से पता लगता है, जो पॉइंट है यहाँ पे। अगर ये पॉइंट आगे मूव करता रहेगा तो आपको ये ट्रैक खत्म हो जाएगा आपके लिए कि एरे स्टार्ट कहाँ से होती है। बाद में कभी दोबारा यहाँ पे इसी एरे को यूज करने के लिए यहाँ पे इनपुट लेनी हो तो आपके पास इस पॉइंटर का ट्रैक नहीं होगा। तो बेहतर है कि हम एक नया पॉइंटर यहाँ पे ले लें, स्टूडेंट स्टैटिक ptr इज इक्वल टू ए आर आर, और यहाँ पे ए आर यूज करने के बजाय ptr यूज करें, ताकि बाद में कभी हमें चेंज करना पड़े, कोई एरे को दोबारा प्रिंट करवाना हो तो ये वाला पॉइंटर चेंज ना हो। अगर ये पॉइंटर का ट्रैक आपसे चेंज हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम जब आप इनपुट लेने लगेंगे, इसी एरे को आउटपुट के लिए यूज करने लगेंगे, तो हो सकता है जिस पॉइंटर को अज्यूम कर रहे हो कि ये स्टार्ट एरे का स्टार्ट है, वो स्टार्ट ना हो। इसके लिए जो रीडिंग आपने करनी है, एंड दैट इज द चैप्टर 9 ऑफ द बुक C++ प्रोग्रामिंग फ्रॉम प्रॉब्लम एनालिसिस टू प्रोग्राम डिजाइन। सो इसमें जो रीडिंग है वो चैप्टर 9 में है। इसको स्ट्रक्ट्स को हम रिकॉर्ड भी कहते हैं। सबसे पहले इसमें सिंटेक्स बताया गया, देन एक एग्जांपल है हाउस टाइप की, जिसमें हाउस का स्टाइल है, उसमें नंबर ऑफ बेडरूम्स हैं, नंबर ऑफ बाथरूम्स हैं, गैराज हैं, किस साल में बिल्ड हुआ, तो ये तमाम चीज़ें, उसकी प्राइस वगैरह। तो ये मेमोरी में कैसे सेव होता है? ऑब्वियसली एक वेरिएबल है न्यू हाउस का आपने बना लिया, ये स्ट्रक्ट हाउस टाइप का वेरिएबल है जिसमें उसके तमाम वेरिएबल मेमोरी में साथ साथ पड़े होंगे। अगर होस्ट टाइप का आपने वेरिएबल बनाना हो और होस्ट टाइप को डिक्लेयर करने के साथ ही उसका वेरिएबल बनाना हो, तो उसका जो मेथड है वो ये है कि आप सेमीकोलन से पहले ही जितने वेरिएबल बनाने हैं वो कोमा सेपरेटेड नेम्स लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि यहीं पे सेमीकोलन लगा के उसके बाद मेन में जाके होस्ट टाइप के वेरिएबल बना लें, लेकिन अगर आप साथ
साथ ही वेरिएबल बनाने हों, जैसे इसने टेम्प हाउस का वेरिएबल बना लिया है, दिस वेरिएबल ऑफ टाइप हाउस टाइप, तो वेरिएबल साथ भी बन सकते हैं। अगर ज़्यादा वेरिएबल बनाने हो तो यहीं पे कोमा लगा के 3-4 वेरिएबल लिखे जा सकते हैं। अगर आपने स्ट्रक्ट के मेंबर को एक्सेस करना हो तो डॉट नोटेशन यूज होता है, जिसे मेंबर एक्सेस ऑपरेटर भी कहा जाता है। जो डॉट नोटेशन का ऑपरेटर है, दिस इज आल्सो नोन एज मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। देन यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कोर्स ग्रेड है, टेस्ट स्कोर है, प्रोग्रामिंग स्कोर है और उसका जीपीए। तो ये स्ट्रक्ट हमने बनाया है फॉर स्टूडेंट। अगर कंपैरिजन करना हो तो डबल इक्वल से कंपैरिजन नहीं होगा कि S1 डबल इक्वल S2, ऐसे नहीं होगा। आपको मेंबर वाइज एक एक मेंबर के स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम डबल इक्वल न्यू स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम एंड स्टूडेंट डॉट लास्ट नेम डबल इक्वल स्टूडेंट डॉट लास्ट नेम को तमाम के तमाम आपको डाटा मेंबर्स वन बाय वन कंपेयर करने पड़ेंगे। इस तरह से कंपेरिजन कि एक स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल डबल इक्वल न्यू स्टूडेंट विच इज़ द वेरिएबल ऑफ सेकेंड ऑफ द स्टूडेंट टाइप, तो ये इलीगल होगा। इनपुट आउटपुट भी करवानी है तो आपने मेंबर वाइज करवानी है। अगर इनपुट लेनी है तो आपने कैसे इनपुट लेनी है, यहाँ पे स्टूडेंट टाइप बाय रेफरेंस पास हुआ है, ताकि यहाँ पे इनपुट ली जाए तो वो स्टूडेंट का वेरिएबल चेंज कर दे। आप ऐसे भी कह सकते हैं इनपुट लेके इस वेरिएबल को रिटर्न करवा दें। तो यहाँ पे इनपुट ली गई है और इनपुट लेने के बाद जो स्कोर है वो डिफाइन किया गया है बेस्ड ऑन टेस्ट स्कोर एंड प्रोग्रामिंग स्कोर, और उसी की बेस पे उसने ग्रेड भी कैलकुलेट कर लिया। तो रीड इन न्यू स्टूडेंट, इससे जो न्यू स्टूडेंट का वेरिएबल बनाया गया उसमें इनपुट चली जाएगी। ऐसे ही अगर प्रिंट स्टूडेंट आपने करना है तो स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल एक फंक्शन को पास करना पड़ेगा और वहाँ पे आउटपुट आ जाएगी। ये कंपैरिजन है एरेज और स्ट्रक्ट्स का कि क्या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एरेज के ऊपर परफॉर्म होते हैं, नहीं होते। स्ट्रक्ट में भी नहीं होते। असाइनमेंट ऑपरेटर एरे के नेम को क्या आप कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, नहीं, लेकिन स्ट्रक्ट में कह सकते हैं। इनपुट एरे में डायरेक्ट हो सकती है, नहीं हो सकती, सिवाय ये कि आपने कैरेक्टर टाइप की एरे बनाई हो। और स्ट्रक्ट के अंदर भी डायरेक्ट इनपुट नहीं हो सकती, आपको मेंबर बाय मेंबर इनपुट करनी पड़ेगी। और कंपैरिजन ऑपरेटर दोनों में नहीं होते। पैरामीटर पासिंग एरे में सिर्फ बाय रेफरेंस होता है, और स्ट्रक्ट आप बाय वैल्यू या बाय रेफरेंस भी कह सकते हैं। फंक्शन रिटर्निंग अ वैल्यू, तो कोई भी फंक्शन एरे रिटर्न नहीं कर सकता। एरे रिटर्न करवाने के लिए हम पॉइंटर का सहारा लेते हैं, लेकिन स्ट्रक्ट किसी भी फंक्शन से रिटर्न हो सकती है। अगर आपने स्ट्रक्ट टाइप की एरे बनानी हो, वो हमने पहले भी डिस्कस किया, और यहाँ पे उसकी एरे बनाई गई है। और स्ट्रक्ट्स एरेज के अंदर यहाँ पे डिस्कस किया गया है इम्प्लाई टाइप। एक स्ट्रक्ट है जिसमें इम्प्लाइज की उसने 50 इम्प्लाइज की एरे बनाई है, और उसके बाद उसमें मैनिपुलेशन है। फाइल से इनपुट ली गई है, आप सीन से इनपुट ले लें या फाइल से ले लें, आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ये मैटर नहीं करता। कंसोल से इनपुट लेना या फाइल से इनपुट लेना दोनों स्ट्रीम्स है, किसी भी तरीके से आप इनपुट ले सकते हैं। जैसे हमने स्ट्रक्ट के अंदर स्ट्रक्ट डिस्कस किया, जैसे कोर्सेज हैं वो स्टूडेंट में यूज़ हुए हैं। स्टूडेंट के अंदर कोर्सेज कहते हैं एरे बनाई थी। तो इम्प्लाई टाइप के अंदर भी आप कोई स्ट्रक्ट बना सकते हैं। वो आप कैसे बनाएंगे? नेम टाइप उसने सेपरेट कर दिया है, जिसमें फर्स्ट मिडल और लास्ट नेम है। एड्रेस टाइप की स्ट्रक्ट सेपरेट कर दी है, जिसमें उसका कंप्लीट एड्रेस है सिटी स्टेट के साथ। और डेट टाइप जिसमें मंथ डे और ईयर है, कोई डेट आपने डिफाइन करनी है। कॉन्टैक्ट टाइप है। और इम्प्लाई टाइप के अंदर उसने ये तमाम चीज़ें यूज़ की हैं, जैसा कि हाई डेट में डेट टाइप यूज़ की है, कोई डेट में डेट टाइप, कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट टाइप, और नेम में नेम टाइप यूज़ किया है, जिससे उसके जो ज़्यादा वेरिएबल इम्प्लाई टाइप में थे वो कम हो गए, और ये ज़्यादा रीडेबल है, बजाय इसके कि आप ज़्यादा वेरिएबल एक ही जगह पे यूज़ करें। जैसे ये 3 वेरिएबल हैं, उसको नेम टाइप में ले गए। एड्रेस के 5 वेरिएबल्स हैं, वो एड्रेस टाइप में ले गए। अगर ये डेट के 3 वेरिएबल हैं, वो डेट डाटा टाइप में ले गया है।
तो ये आपने चैप्टर, इसमें आगे केस स्टडी भी है, सेल्स डाटा एनालिसिस भी है, तो ये चैप्टर आपने इसको कंप्लीट अंडरस्टैंड करना है, इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है। दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर फॉर दिस वीक। इस वीक में हमने रिकॉर्ड्स या स्ट्रक्ट्स को अंडरस्टैंड किया, उसका बेसिक सिंटैक्स देखा, और स्ट्रक्ट के अंदर स्ट्रक्ट कैसे बनाते हैं, एरेज और स्ट्रक्ट देखी, स्ट्रक्ट को डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन से कैसे यूज़ किया जा सकता है, और स्ट्रक्ट को फंक्शन में एज अ पैरामीटर कैसे पास किया जा सकता है, और स्ट्रक्ट को फंक्शन से रिटर्न कैसे करवाया जा सकता है। आइंदा हम जितना भी काम प्रोग्रामिंग में करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे भी हमें पैरेलल एरेज की ज़रूरत पड़े वहाँ पे स्ट्रक्ट का यूज़ करें। उससे फंक्शंस की प्रोटोटाइप काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाती हैं और बाकी काम भी आसान हो जाता है, कोड ज़्यादा रीडेबल हो जाता है। सो इस वीक में जो हमारा लैब मैनुअल होगा वो यही होगा कि हम कोई भी जो पहले प्रोजेक्ट किया हुआ है उसको लेंगे, पैरेलल एरेज को रिप्लेस करेंगे विद स्ट्रक्ट्स। थैंक यू।